आप सबके एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड वेल बीइंग एट होम। और आज तो हमारा सेकंड लेक्चर है हमारे जो इस कोर्स के क्रिएटिव राइटिंग के कोर्स का। तो होपफुली आप लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसको एंजॉय किया होगा और पार्टिसिपेट किया होगा अपनी तरफ से थोड़ा बहुत, और जितना भी आप लोगों को फॉर द टाइम बीइंग एडजस्टेबल लगता होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम अपने जो उनसे हैं पार्ट 2 की तरफ आते हैं, यानी कि लेक्चर 2 की तरफ आते हैं। दैट इज़ अवर ड्रामा राइटिंग। तो ड्रामा राइटिंग के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि हमने आज तक मतलब बचपन से हम लोग जो सा है ना एक इमेजिनेशन के वर्ल्ड में तो हम रहते ही रहते हैं, ठीक है। और नो डाउट कि हमें इस वर्ड से तो हम लोग बेसिकली फेमिलियर भी हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब हमने ये देखना है कि ड्रामा राइटिंग से हम लोग अर्न कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज कुछ भी हम जो सीख रहे हैं इसका मेन मकसद तो हमारा एट द एंड जाके यही आता है ना कि हम कुछ ऐसा सीखें जिससे एट द एंड हमें लर्निंग तो ऑब्वियसली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उसके बाद हमारा मतलब वेज ऑफ अर्निंग भी बने ना, द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ड्रामा राइटिंग एंड हाउ वी कैन राइट ड्रामा एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ड्रामास, और मतलब किस तरह के मतलब ड्रामास हो सकते हैं, और किस तरह के जो से ड्रामास लिखने की ज़्यादा मतलब हमें अर्निंग बेहतर हो सकती है। ऐसी कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे हम लोग जाके अगर ड्रामा लिखेंगे तो मतलब पीपल विल हायर यू फॉर राइटिंग देयर ड्रामा, फॉर राइटिंग देयर स्क्रिप्ट्स। So this is all we are going to discuss today for this lecture, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आपको जो सा है इसी तरफ लेके चलें कि ड्रामा की अगर हम एक जो सी है ना डेफिनेशन फॉर्म ऑफ वर्ब अगर हम देखें तो वो ये होती है कि व्हेन पीपल आर इन अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एट अ क्रूशियल मोमेंट इन देयर लाइफ। अच्छा, अब इसका क्रूशियल मोमेंट तो ये हुआ ना कि मतलब कि कोई एक अहम जो मतलब कि ना मोड़ कह सकते हैं हम लोग उनकी ज़िंदगी का, ठीक है। और जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो एक किस्म का हम कह सकते हैं उसको हम लोग इस लड़ाई झगड़े में या तनाज़े में हम इसको लेके जा सकते हैं। तो ड्रामा बेसिकली एक ऐसी एक सिचुएशन होती है, यानी कि एक ऐसा एक क्रूशियल मोमेंट होता है, सॉरी, जहाँ पे जो एक सिचुएशन है अब वो या तो टेंड्स टूवर्ड्स राइट और इट टेंड्स टूवर्ड्स लेफ्ट। तो हमें नहीं पता होता कि भाई अब जो सा है ना ड्रामे ने किस तरफ को मोड़ ले लेना है, कि या तो ये मतलब ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, सीधे हाथ जाएगा, उल्टे हाथ जाएगा, यानी कि ऐसी एक ना क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हमें उसके जो नेक्स्ट सिचुएशन होती है उसका हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और उसी के बाद फिर हम क्या कर रहे होते हैं कि उसकी जो एज अ होल जो फिर सिचुएशन होती है ना उसको हम कंसिडर करते हैं, जिसको हम लोग जो है ना नॉवल भी बेसिकली राइटिंग नॉवल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ड्रामा मैंने आपको बताया कि यानी कि कोई एक ऐसा कोई खास लम्हा जिसके बारे में हम लिख रहे हैं और हमें नहीं पता कि भाई वो उसके बाद से वो ड्रामा किस तरफ को मतलब वो जो रुख है उसका किस तरफ को जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो सा है तीन चीज़ें जो सी है ना बहुत वाइटल रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली जो सीन होता है वो, उसके बाद जो ऑडियो और वीडियो इम्पैक्ट होता है, यानी कि और थर्ड नंबर पे डायलॉग। अच्छा, अब सीन से मेरा क्या मुराद है? सीन से मेरा मुराद ये है कि भाई हमें पहले एक जो आउटलाइन है ना वो हमारी एक शॉर्ट हमारे पास होनी चाहिए कि भाई ये हमारे ड्रामा की एक आउटलाइन है, मतलब कि इसके गिर्द हमने अपना जो सा है ना ड्रामा हमने रखना है, राइट। अच्छा, फिर ऑडियो और वीडियो में ये मेरा कहने का मकसद है कि यानी कि जो हमने ऑडियो दिया है ना मतलब वही हमारे आगे वीडियो में जाए। मीन्स के अगर हमारी मतलब वीडियो में मतलब जो तस्वीर में जो एक चीज़ सामने आनी है अगर उसमें अगर डिमांड आ रही है ना कि मतलब वो रो रहा है, ठीक है, तो फिर पीछे ऑडियो में मतलब जो आवाज़ आए वो भी मतलब उस तरह सी फीलिंग में आए कि जो वो देख रहा हो वो इस चीज़ को महसूस कर सके, ठीक है। तो उसके बाद जो एक मतलब जो एक पावरफुल इम्पैक्ट जिस चीज़ से मतलब किसी भी मैं कहती हूँ उसका आता है वो है डायलॉग। डायलॉग जो-सा है दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। यानी कि किसी भी जो-से ड्रामा का जो स्क्रिप्ट है ना वो बहुत एक जो-सा है ना मैं कहती हूँ एक वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सीन है वो तो हम जो-सा है ना इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब हम अपने डे ड्रीम में भी जो-सा है ना हम उस सीन को इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। कि वो एक लड़का था, वो गाड़ी से उतरा और ऐसा था और वैसा था, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए एक जो मतलब जो डायलॉग है ना अ, उनका भी बहुत वाइटल रोल होता है। यानी कि हम सिर्फ़ ये नहीं कह सकते अगर हम उनको अच्छी लोकेशन दे देंगे तो हमारा जो-सा है ड्रामा हिट हो जाएगा, नहीं। इसके लिए सीन, उसके बाद फिर ऑडियो या वीडियो, और उसके बाद जो उनसे डायलॉग डिलीवरिंग, ये जो तीनों जो उनसे पार्ट्स हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, स्क्रिप्ट राइटिंग की भी जो सा है बहुत डिमांड है हमारे इधर फ्रीलांसिंग में तो ऑफ कोर्स बहुत है। और क्यों? बिकॉज अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो सी है इंग्लिश ही की जो सी है या उर्दू के ही सिर्फ सिर्फ नहीं, दोनों जो से हैं स्क्रिप्ट राइटर की बहुत डिमांड होती है।
अच्छा, अब स्क्रिप्ट राइटर जो-सा है नॉवल में और जो-सा है ड्रामा में, उसका अगर मैं आपको थोड़ा-सा अगर एक क्विक रिव्यू दे दूँ, बिकॉज़ जब आप लिखने लगें ताकि आपको ये पता हो कि आपने जो-सा ड्रामा है वो लिखना किस तरह से है ना, कि अच्छा जैसे अगर मैं आपको एक थोड़ा-सा क्विक मतलब अगर हम एक कहानी अगर मैं आपको पहले बताऊँ कि स्टोरी क्या होता है? स्टोरी ये होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि एक दफ़ा का ज़िक्र है वो लड़का कमरे में अली या एक्स-वाई-ज़ेड कमरे में दाखिल हुआ, ठीक है? ये तो हम स्टोरी में कह देते हैं ना सिंपली। लेकिन इसी तरह से अगर हम लोग एक ड्रामा में कहें, तो ड्रामा के लिए हमने जो एक सीन सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि सीन सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि प्लॉटिंग उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए ये होता है कि हम ये कहेंगे कि सुबह का वक़्त था खिड़की से सूरज की जौन-सी रोशनी वो पलंग पर आ रही थी और अली ने अपनी आँखें खोली और मतलब कहने का ये मेरा मतलब है कि हम लोग वहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि भई बस एक दफ़ा का ज़िक्र है और कोई कमरे में दाखिल हुआ। नहीं, हम लोग जौन-सा है ना उसको बड़ा ही एक एक्ज़ैजरेशन वाले माहौल में उसको लेके जाएँगे, ठीक है? क्योंकि हमने ये डिफ़रेंस रखना होता है ना ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि जो ड्रामा होता है ना वो हमारी होता तो रियलिस्टिक चीज़ों से ही बन के और उसके बाद हम उसके अंदर कुछ इमेजिनेशन डाल देते हैं ताकि वो एक जोन-सा है ना मतलब एक मतलब मिक्स एंड मैच ज़रा कॉन्ट्रास्ट सा हमारे लिए एक जोन-सा है ना सिनेरियो शो करे, ठीक है? अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें स्क्रिप्ट राइटिंग की तो जैसे मैंने अभी आपसे बात की है नॉवल की। तो नॉवल में हमारे पास इससे भी ज़्यादा क्यों? क्योंकि नॉवल में अब हम किसी को कुछ दिखा नहीं रहे होते, ठीक है? वो हमने एक किस्म का मतलब एक एक चैप्टर की फॉर्म में होगा या पार्ट्स की फॉर्म में वो होगा और मतलब एक रिटन फॉर्म में होता है ना? तो उसमें बेसिकली अब हम क्या कर रहे होते हैं, उसमें हमें ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ती है, ठीक है? और सिमिलरली अगर इसी तरीके से अगर हम लोग रेडियो की बात करते हैं, तो रेडियो में भी जो स्क्रिप्ट अगर हम दिया जाता है, तो उसमें हमें मतलब समझें कि सबसे पहले ड्रामा फिर उसके बाद हार्ड वर्क हमें करना पड़ता है नॉवल पे और फिर उसके बाद हमें ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है रेडियो पे बिकॉज़ रेडियो एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप किसी को जब तक एक फुल एनवायरनमेंट नहीं दे देंगे ना, तो आप उनको अपनी वो बात समझा नहीं सकते कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इन योर स्टोरी और इन योर कन्वर्सेशन या व्हाटसोएवर यू आर ट्राइंग टू कन्वे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग अपने ड्रामा राइटिंग के लिखते हुए अगर हम लोग अपने ज़हन में रखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रोल प्ले करेगा जब हम लोग ड्रामा लिखेंगे। आई एम रिपीटिंग अगेन कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमें नहीं पता कि ड्रामे का यानी कि एक सिचुएशन का जो रुख है वो किस तरफ को चला जाएगा। Yes, so our next slide is कि jobs are available for editing and ghost writing. So अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि एडिटिंग की जॉब के लिए हमें मतलब ऐसी क्या हमारे अंदर कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए और कौन होंगे जो हमें एडिटिंग के लिए मतलब हायर कर सकते हैं एंड व्हाट अबाउट गोस्ट राइटिंग इसमें क्या होता है. सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस कि एडिटिंग इन अ वे इस तरह से होता है कि फॉर सपोज अगर एक स्क्रिप्ट किसी ने लिखा है राइट, सो ही वॉज नॉट विलिंग कि वो अपना ही जो स्क्रिप्ट है ना उसको एक प्रॉपर वे में उसकी करेक्शन वो खुद कर सके. आई वॉज मेंट कि वो अपने तौर पे तो ऑब्वियसली उसने उसको करेक्ट कर दिया होगा ना, तो उसको फिर एक कोई सेकंड ओपिनियन चाहिए होगी अपने स्क्रिप्ट के अंदर अमेंडमेंट्स लाने के लिए. तो वो फिर क्या करेगा कि वो फिर एक एडिटर हायर करेगा जो कि उसके स्क्रिप्ट में अपने माइंड अपने मेंटालिटी के लिहाज से उसके अंदर एक इनोवेशन ले आएगा और मतलब उसको जो कुछ रद्दोबदल उसके अंदर लाना होगा वो उस लिहाज से फिर उसके अंदर कर देगा. ठीक है, यानी कि अब जिसने खुद लिखा है ऑब्वियसली वो तो मतलब यही समझेगा ना कि भाई ये अब मेरे लिहाज से तो ये अब मतलब डन हो चुका है. ठीक है, तो उसको फिर ऑब्वियसली एक एक्सपर्ट एडवाइस के लिए उसको एक एडिटर चाहिए होता है बेसिकली ना. तो उसकी जो जॉब्स हैं उसकी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि उसकी अवेलेबिलिटीज़ होती हैं राइट. तो इसको हम लोग कहेंगे कि एडिटर जॉब हमारे पास ये होती है कि किसी ने अगर कोई एक स्क्रिप्ट लिखा है तो उसके अंदर वो एक एडिटर ऐसा चाहता है जो कि एक इनोवेटिव अमेंडमेंट्स उसके अंदर कर सके राइट. एंड द नेक्स्ट इज के गोस्ट राइटिंग. अच्छा, अब गोस्ट राइटिंग ये होता है कि फॉर द सपोज के किसी ने एक स्क्रिप्ट लिखा है राइट, तो हम क्या करेंगे कि हम ना उसका नाम वहाँ से मतलब रिप्लेस कर देंगे इन अ वे कि फिर हम उसके रिप्लेसमेंट में हम अपना नाम लिख देंगे ना वहाँ पे. तो इसको हम बेसिकली गोस्ट राइटिंग कहेंगे. जैसे फॉर सपोज अगर आप लोगों ने अगर कोई कंटेंट लिखा है और मुझे वो कंटेंट बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं चाह रही हूँ कि भाई मैं वो जाके ना पब्लिश करूँ, तो मैं क्या करूँगी कि मैं आपका वहाँ से नाम हटा के और मैं वहाँ पे अपना नाम कर दूँगी. ऑल्दो मैं ऐसा करूँगी नहीं, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल लाइक दिस के इसको हम गोस्ट राइटिंग कहते हैं. यानी कि मेहनत किसी और की हो और एंड में ना हमने ना छुप छुपा के और बड़े ही तरीके से टेक्निकली वे में ना हमने ना अपना नाम वहाँ पे पुट ऑन कर दिया हो. ठीक है, अच्छा वैसे भी गोस्ट का जो मतलब होता है मतलब नज़र ना आना, छुपा हुआ, तो इसको हम लोग गोस्ट राइटिंग में भी हम इसको ऐसे ही कहेंगे
कि लिखा किसी और ने होगा, राइट, और इन अ वे एट द एंड हमने जो सा ना वहाँ पे अपना नाम लिख दिया होगा, राइट। तो इसको हम कहेंगे घोस्ट राइटिंग। तो मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि एडिटिंग जो कि किसी ने स्क्रिप्ट लिखा है और उसको ये चाहिए है कि वो अब कोई सेकंड पर्सन उसके उस स्क्रिप्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स ले आए, तो वो उसको एडिटर हम कहते हैं कि इसने हमारे स्क्रिप्ट में ये एडिट किया है, राइट। और घोस्ट राइटिंग क्या होगा कि किसी ने वो स्क्रिप्ट सारा लिखा है और हम चुप चुपीते और अपनी एक टेक्निकल वे में हम वहाँ पे अपना नाम इंसर्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जो ड्रामा होता है बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि भई वो सीन्स पे डिपेंड करता है, ऑडियो या वीडियो पे डिपेंड करता है और डायलॉग पे ऑब्वियसली डिपेंड करता है। तो अब जो 4th चीज़ आ रही है, वो ये आपको मतलब 3 तस्वीरें तो नज़र आ रही हैं, लेकिन इनमें से एक कौन-सा है वो प्रोटोगोनिस्ट है और एक कौन-सा है वो एंटागोनिस्ट है। अच्छा, अब प्रोटोगोनिस्ट कौन होते हैं, यानी कि ये जो हीरो हैं हमारे, और एंटागोनिस्ट कौन होंगे, जो कि विलन होती हैं, और एक फिर बीच में आ जाती है हमारी एक हीरोइन। ठीक है? तो जोन सी ड्रामा हो गया या फ़िल्म हो गया या कोई नॉवल हो गया या मतलब कोई भी हमारी जो हमने मतलब जो हम लिख रहे हैं स्टोरी एक किस्म की, उसमें मतलब ये 3 कैरेक्टर्स तो मतलब लाज़मी होते ही होते हैं, ठीक है? अच्छा, और उसके बाद अब हमें ये भी तो बताना चाहिए ना कि हम लोग ड्रामा मतलब किस-किस तरह की लिख सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे ड्रामे हम लोग मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स हो जिसमें मतलब लड़ाई-झगड़े वाले और होते हैं ना साजिशों वाले और इस तरह के मतलब मिर्च मसाले वाले। तो लेकिन कुछ ड्रामे उसके साथ-साथ हम थोड़े-से रोमांटिक लिख सकते हैं, जो कि आजकल की हमारी जनरेशन को बहुत पसंद आते हैं इस तरह के ड्रामे। और कुछ हम जो उनसे हैं ड्रामे लिख सकते हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में, यानी कि पुराने मतलब कि जो हमारी मतलब रही होती है और उसपे हम अपना हम अपना कल्चर शो कर रहे होते हैं, यानी कि बेसिकली जिस पे हम अपना कल्चर शो करें या हम अपनी जो कल्चरल वैल्यू जो हम शो करें, उसको हम लोग जो है ना हिस्ट्री हिस्ट्री के बारे में भी यानी कि हम अपने ड्रामा लिख सकते हैं, हम फैमिली ड्रामास लिख सकते हैं, हम फ्रेंड्स मेकिंग जो सा ड्रामा होता है, यानी कि ये जो भी बल्कि लास्ट अभी ये मतलब बहुत हिट भी हुआ था, ये जो एक फ्रेंड्स वाला ड्रामा होगा, आई होप आप सबने देखा होगा। तो फिर हम जो सा है पॉलिटिशियन के ऊपर भी ड्रामा लिख सकते हैं, यानी कि हम अपनी गवर्नमेंट के ऊपर भी ड्रामा लिख सकते हैं। अच्छा, फिर एक जो-सा है इम्पोर्टेंट एक जो मतलब जो नॉर्मली एक पार्ट आता है, वो आता है हमारे पास फ़िक्शनल और रियल, ठीक है? अच्छा, अब फ़िक्शनल क्या होता है, जिस तरह कि मैंने आपको ये बताया ना कि नॉवल मतलब या ख़याली जिसको हम कहते हैं, ठीक है? तो फ़िक्शनल हम बेसिकली एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसको हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इमेजिन कर रहे होते हैं, ठीक है? यानी कि वो एक्ज़िस्ट नहीं कर रहा होता। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि जो ड्रामा है उसमें ड्रामा और नॉवल में फ़र्क ही यही है कि जो ड्रामा है उसकी जो कहानी है वो असल ज़िंदगी से ली गई होती है और उसके बाद हम उसके अंदर थोड़ी-सी अमेंडमेंट्स करके और थोड़ा-सा हम फ़िक्शनल ऐड करके हम फिर उसको जो है ना एक मतलब एक सीन मतलब उसका हम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है? ड्रामे का। लेकिन जो नॉवल होता है वो तो हम लोग जैसे अफ़सानवी बातें उसमें होती हैं और मतलब ख़याली बातें होती हैं। तो फ़िक्शनल जो-सा है ना हमारे पास ऐसा होता है, यानी कि जिसमें ज़्यादातर मतलब जो ख़याली मतलब बात हुई हो। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि जो रियल यानी कि जो मतलब एक होती है ना रियल पर्सनैलिटी एग्ज़िस्ट करती है जिसके बारे में हम लोग कुछ लिख रहे होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे ड्रामाज़ होते हैं फॉर देम वी कैन से कि दे स्टील विद प्राइड, मतलब कि जिनके लिए हम लोग लिखना एक किस्म का फ़ख्र समझते हैं, ठीक है? यानी कि उनसे हम इंस्पायर होके हम जो-सा है ना वो ड्रामा लिखते हैं और उसके बाद हम मतलब वो भी ऑब्वियसली किसी से और से इंस्पायर हुए होते हैं और मतलब ये तो एक चेन है मतलब जो-सी है ना ना ख़त्म होने वाली एक चेन होती है, ठीक है? अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया ना यानी कि ये जो फ़िक्शनल हो गए या ये रियल हो गए और जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब कि एक इंस्पिरेशनल स्टोरी भी होती है। इंस्पिरेशनल स्टोरी इन अ वे कि जो हमने मतलब इससे मुतासिर होके मतलब उसके बारे में हमने लिखी होती है, जिसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं और ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मतलब ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी की भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हमारी जो क्रिएटिव राइटिंग में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। तो अच्छा, एक और मैं यहाँ पे चीज़ एक ऐड करना चाहूँगी कि एक राइटिंग होती है सार्केज़्म। अच्छा, आई डोंट नो कि आप मतलब इस वर्ड से फ़ैमिलियर हैं कि नहीं? तो सार्केज़्म एक ऐसा मतलब राइटिंग मटीरियल होता है, जिसमें जो-सा है ना हम लोग मतलब किसी का मज़ाक उड़ा रहे होते हैं, ठीक है? यानी कि हम किसी की इंसल्ट नहीं कर रहे होते हैं, सही है? हम एक किस्म का किसी का मतलब हम ये कह सकते हैं हम किसी का मज़ाक उड़ा रहे होते हैं, ठीक है? तो मज़ाक उड़ाना इन अ वे कि जैसे हम जैसे कि अब अगर हमारा एक बॉस है, उसने हमें ऑर्डर किया है कि अ, आपने जो-सा है ना इस वीकेंड में भी मतलब मेरे लिए काम करना है। तो आगे से हम अपने जो से सार्केज़्म उसको ये कहेंगे कि क्यों नहीं सर, मतलब मैं तो बना ही आपके लिए हूँ। मेरा तो वीकेंड मैं चाहता हूँ हो ही आपके लिए। तो वो एक किस्म का हम
उनकी मतलब उनके रिगार्ड में नहीं हम ये बात कर रहे होते, हम उनको वो चीज़ एक किस्म का अपने सार्केज़्म में मतलब कह रहे होते हैं, ठीक है? तो ये एक जो-सा एक एडिशनल पॉइंट है जो कि मुझे लगा कि मैं यहाँ पे एडजस्ट लाज़मी करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सार्केज़्म भी हम लोग अपने राइटिंग में ऐड करते हैं। ड्रामा राइटिंग में भी हम अपने ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ हम अपनी नॉवल में भी ऐड करते हैं। और बहुत ज़्यादा हम जब अपना रिटन एक किस्म का रियलिस्टिक रिटन वर्क अपना लेकर आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम सार्केज़्म ऐड ऑब्वियसली करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ड्रामास, मतलब कि ऐसे कौन, मतलब कि ड्रामास के ऐसे कौन-कौन से मतलब हिस्से हैं जो कि हमें जानना ज़रूरी है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास आ रहा है प्लॉट। अब प्लॉट हमारे पास क्या होता है कि एक मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रल ऑफ़ आइडिया कहते हैं, या सेंट्रल ऑफ़ यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट, मतलब सेंट्रल कह देंगे आप, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट अगर हम इसको जो भी हम इसको मतलब जो नाम देना चाहते हैं हम उसको दे सकते हैं। यानी कि एक जो जैसे कि अगर एक स्टोरी है, स्टोरी किसके बारे में है? रोमियो एंड जूलियट के बारे में, ठीक है? तो वो अब हमारे पास उसका क्या हो जाएगा, वो उसका एक मतलब प्लॉट है हमारे पास, ठीक है? यानी कि हम किसके बारे में हमारी प्लॉटिंग ऑफ़ स्टोरी क्या है? रोमियो एंड जूलियट, ठीक है? यानी मतलब अगर आप सिंड्रेला भी ले लें तो उसकी हमारी जो-सी प्लॉटिंग है वो क्या होगी? सिंड्रेला होगी, ठीक है? सिमिलरली कैरेक्टर्स, अब हमारे पास क्या होता है कि हमने ये सबसे पहले ही मतलब डिफाइन करना होता है कि हमारे इस ड्रामा के अंदर 5 कैरेक्टर होंगे, 10 होंगे और व्हाट्सोएवर, ठीक है? नेक्स्ट इज़ यस, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सेटिंग। अच्छा, अब सेटिंग में हमारे पास क्या होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो ऑब्वियसली एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्रामा, बिकॉज सेटिंग ही वो एक एलोकेशन होती है जहाँ पे हमने अपने वो जो सीन्स हैं मतलब उसकी मतलब डायरेक्शन करनी होती है इन अ वे कि हम ये पहले से ही उसको मतलब प्लॉटिंग में ही रखते हैं कि ये हमारा एक जोन सा है ना, मतलब बेसिक जोन सा है नीड्स में ये ड्रामा जाएगा, और ये कोई इतना मतलब ये कोई सोशल हाई फाई ड्रामा नहीं है जिसके लिए हमें कोई एक बहुत ही कोई अच्छी सी सोसाइटी की नीड होगी। तो उसको फिर हम लोग जो है ना बेसिक्स में रखते हैं, ठीक है? यानी कि उसको हम फिर एक रूरल एरिया में जाके शूट कर लेते हैं, तो इस तरह से। लेकिन सिमिलरली अगर हम उसको दूसरी तरफ में लेके चलेंगे, यानी कि जो हमारा जो ड्रामा का जो स्क्रिप्ट होता है, अगर उसकी नीड होती है कि कोई एक एडवांस माहौल हमने वहाँ पे शो करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली हम लोग रूरल एरिया को या मतलब हम लोग वो मतलब खेत तो नहीं हम वहाँ पे फिर ऑब्वियसली डिस्क्राइब कर सकते हैं ना, तो शो कर सकते हैं ऑडियंस को अपनी। तो सेटिंग जो सा है इज द लोकेशन वेयर वी आर गोइंग टू शूट अवर ड्रामा, राइट? और सिमिलरली द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाइमेक्स। अच्छा, अब क्लाइमेक्स में अब हमारे पास क्या होता है कि एक टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पे हम ना मतलब बड़ी कोई तजस्सुस से वो चीज़ देख रहे होते हैं, और हम सोच रहे होते हैं कि यार अब क्या होगा, नहीं नहीं ये तो मर जाएगा, यार नहीं नहीं वो नहीं मरेगा, मतलब कि सब हाँ मतलब हम लोग को बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही होती है कि यार अब क्या होगा। अच्छा, और उसी क्यूरियोसिटी के अंदर अंदर जो होता है ना, फिर वो एट द एंड जाके वो फिर मतलब एंडिंग की तरफ जा रहा होता है ना। लेकिन एंडिंग से पहले जो एक क्रिटिकल मोमेंट और क्यूरियस मोमेंट आई मस्ट से जो आता है, उसको हम लोग बेसिकली क्लाइमेक्स कहते हैं। और फिर जो एट द एंड जब वो हो जाता है तो वो हमारे पास एंडिंग होती है। जी जनाब, सो वेलकम यू ऑल ऑफ यू अगेन। कुछ असल में आपसे एक चीज़ डिस्कस करनी थी, दैट इज़ के जिंगल्स राइटिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं बिकॉज ये जिंगल्स वो होते हैं जो हमें मतलब याद रह जाते हैं, ठीक है? और जिंगल्स होने भी ऐसे ही चाहिए जिससे वो जो एक स्पेसिफिक चीज़ है वो हमें मतलब हमेशा के लिए, या हमें जब भी वो हम एक नाम सुने तो हमें वो जो सा है ना उसका जो जिंगल है वो हमें याद रह जाए। इस तरह के बहुत सारे जिंगल्स हम लोग अपने डेली एडवर्टाइजमेंट में भी देखते रहते हैं, जैसे कि अभी आप भी देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि हम भी क्यों ना ऐसा ही कोई मज़ेदार सा जिंगल बनाएं जो कि फेमस हो जाए। बिकॉज देखिए ना, अब एडवर्टाइजिंग जिस तरह एडवर्टाइजिंग की मैं आपसे लास्ट लेक्चर में भी बात कर रही थी, जो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था, कि एडवर्टाइजिंग जो से है पहले हमेशा लिखी जाती है, ठीक है? तो ऑब्वियसली ये भी जो जिंगल है, ये जो कोका कोला जालिमा कोका कोला पिला दे, तो ये भी ऑब्वियसली पहले किसी ने लिखा होगा। तो उसके बाद ये देखिए ना, अब ये जब भी हमारे पास इसका ब्रांड का नाम आता है तो हम जो सा है ना खुद ब खुद हमारे वो मुँह से ना फ्लो इमेज निकल आता है कि यार ज़ालिमा कोका कोला पिला दे। तो दिस इज़ व्हाट के ऐसी चीज़ जो कि हमें मतलब कि याद रह जाए। अच्छा, इसमें ये होता है कि ये थोड़ा-सा मतलब छोटा होता है ऑब्वियसली, और ना मतलब फ़नी हो मतलब फ़नी इन अ वे कि हमें थोड़ा-सा ना मतलब याद रह जाए। अब देखिए ना, इतने मतलब सीरियस जिंगल्स मतलब कौन याद रखता है? मतलब जिंगल्स होती है एक मतलब वो जो है छोटे और मतलब जो मज़ाहिया मतलब की लाइनें होती हैं, हार्डली मतलब 5 टू 6 लाइन्स के होते हैं, या 4 टू 5 लाइन्स के होते हैं, ठीक है? जिनमें से जो फर्स्ट और जो सेकंड जो लाइन है ना, वो तो मतलब राइम कर रही होगी एक-दूसरे के साथ, मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड जो 5th लाइन होगी, सॉरी, वो एक मतलब उनका ना मतलब राइमिंग में आ रहा होगा, यानी कि एक जैसा मतलब उनका जो साउंड आ रहा होगा ना, वो एक जैसा होगा, ठीक है? तो बहुत सारे अब हमारे पास जिंगल की एग्जांपल्स हैं, जैसे कि
सालमा कोका कोला पिला दे, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं डिंग डोंग बबल और मना लो फूड का लव विद सेवन अप एंड देयर आर मेनी मोर अदर्स एंड ये हमने अपने बचपन से सीखते आ रहे हैं। अच्छा बच्चों के लिए भी जो सा है बहुत ज़्यादा जिंगल्स होते हैं जैसे कि बेबी शार्क हो गया या वो जो लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन और द मोस्ट ऑफ द किड्स के जब मतलब बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट जो नानी तेरी मोरनी एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। तो ये अच्छा इसका अब क्या फ़ायदा क्या होता है? मतलब अगर हम आप अपनी अपने ज़हन में अगर ज़रा थोड़ी-सी ज़हन को भी अभी थोड़ी-सी अगर वर्जिश करवाएँ तो मुझे बताएँ भी अभी आप लोग अपने कमेंट्स में और अपने उसमें रिव्यू में कि इसका क्या फ़ायदा होगा? मतलब ये तो मैंने कुछ आपको बता दिए हैं 2 कि इससे ये होता है कि एक तो जो कस्टमर होते हैं ना, वो किसी चीज़ की तरफ ना अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मतलब उनको ना वो उस चीज़ पे ना कशिश नज़र आ रही होती है कि यार मतलब कि आई मस्ट ट्राई दिस कि मुझे ये चीज़ मतलब लेनी चाहिए एक दफ़ा के मैं भी ये मतलब जो-सा है ना इसको फ़ील करूँ इस चीज़ को लेके। और दूसरा ये होता है कि वो हमारी जो याददाश्त का हिस्सा है ना, वो काफ़ी देर तक बना रहता है। मतलब यही अगर हम लोग एक कोई नॉर्मल एडवर्टाइज़मेंट देखेंगे, वो हमें मतलब भूल जाएगी कि भई उसमें क्या उसका राइटिंग स्क्रिप्ट था या उसका राइटिंग कंटेंट क्या था, वो हमें भूल जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर उस एडवर्टाइज़िंग के अंदर अगर कोई जिंगल होगा ना, तो वो हमें फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमें याद रहेगा। अच्छा, अब आपने ये करना है कि मुझे एक मज़ेदार सा जिंगल जो-सा है ना, अभी और इसी वक़्त लिख के दिखाना है। ये वैसे बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा होने लगा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मुझे भी थोड़ा एक-एक जिंगल अपना शेयर करें और मैं देखूँ कि हमारी जो यूथ है वो किस कदर मतलब एडवर्टाइजिंग की तरफ मज़ीद जा सकती है और क्या आप लोगों में से भी कोई ऐसा है जिसका जिंगल आगे जाके बड़ा ही कोई मशहूर हो सकता है? तो हम चाह रहे हैं कि वो आगे जो जाए, वो ज़रा पहले हम उसको देख लें और हम पहले ज़रा एन्जॉय कर लें और हम अपनी मेमोरी में ज़रा उसको रख लें। तो प्लीज़ आप एक-एक जिंगल भी हमारे साथ अपना शेयर करें। थैंक यू। Assalamu alaikum. Guys and girls, I am Ramiz Bhatt, the founder and director of RB's Institute. मैं इस वक्त आपसे दो मैसेज शेयर करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट जो है ना वो है रिगार्डिंग दी वर्क, जो काम आपको दिया जा रहा है और दी वर्क असाइन टू यू, ये करना बहुत लाजमी है। इसकी तीन वजह हैं। एक तो फर्स्ट के अगर आप इस इंस्टीट्यूट का मकसद ही ये था कि हम अपना फोकस जो है ना वो इस पे ना रखें कि लोग आगे बस लेक्चर लें और भूल जाएं और दैट्स इट, इतना लंबा लेक्चर हो कि लोग इससे बोर्ड हो जाएं। हमारा ये मोटिव था इस इंस्टीट्यूट बनाने का और इसमें जो हमने कोर्स बनाया उसका पैटर्न हमने ये रखा है कि हम बेस्ड ऑन दी रिसर्च जो मैंने खुद इसको रिव्यू किया है कि जो ह्यूमन ब्रेन है ना वो 45 मिनट से ज़्यादा एक चीज़ पे फोकस या पढ़ा हो तो उसका ध्यान नहीं रहता ना। तो इसकी बेस पे हमने ये कोर्स इस तरह किया था डेवलप कि हम ना लेक्चर टाइमिंग इसमें सिर्फ 20 मिनट की होगी, बाकी जो टाइम होगा ना वो उस स्किल को या जो नॉलेज हमें सिखाई उसको एप्लीकेशन में वक्त आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज आप एक चीज़ सीख रहे हैं, आप उसको अप्लाई ना करें तो आप उसको भूल जाते हैं, उसका फ़ायदा भी नहीं होता। और ये कोई ऐसा कोर्स तो है नहीं कि आपने कोई इम्तिहान पास करना है और आपको मतलब उसके लिए तो नहीं है ना, ये सिर्फ शौक के लिए या एक रिक्वायरमेंट के लिए या एक जैसे कहते हैं रवाज के लिए। ये तो हमने आपको इंशाल्लाह स्किल सिखा के और आपको अर्निंग के लिए काबिल बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपको काम मिले, जो वर्क आपको असाइन हो उसको आपने कंप्लीट करना है। जैसे इसमें भी आपको असाइनमेंट जो दी गई है आपने पूरी करनी है। और इसमें ये होगा कि आप उसे लर्न भी करेंगे और अर्निंग तो तभी होगी ना जब आप ये स्किल आएगी आपको, क्योंकि आप हमें एक सैंपल देंगे, हम देखेंगे आपकी लेवल क्या है, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। तो इम्प्रूवमेंट तभी होगी ना जब हम देखेंगे आप किस लेवल पे हैं। तो ये उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और लास्ट थिंग के जो होगा ना सर्टिफिकेट के जो रिक्वायरमेंट है उसकी भी ये है कि आपने एटलीस्ट हर असाइनमेंट जो है ना कंप्लीट की हो। चलें फर्स्ट असाइनमेंट होगी थी वो आप मोस्टली मेजोरिटी ने सबमिट नहीं कराई, चलें वो तो हम इन दी एंड देख लेंगे। लेकिन ये है कि आपके बाद से जो असाइनमेंट जो होगी ना इसकी मार्क्स काउंट होंगे, बेस्ड ऑन दैट आपको ना जो मिलेगा इंशाल्लाह जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी भी ये रिक्वायरमेंट है कि आपने ना वर्क अपना जमा कराया हो। इट्स अदर मैटर कि वो उसमें आपकी गलती निकल आती है, मैं वो बात नहीं कर रहा। मतलब ये है कि एटलीस्ट आप एफर्ट तो करें ना, हम ये तो लगे ना आपने जमा कराई है। तो उसका यही है मैक्सिमम 4-5 लाइन क्या हो जाए आपका जो भी साइन है, ताकि कुछ आपका ना स्किल आपकी हो डेवलप। और सेकंड बात मैं करना चाहूँगा कि जैसे तो मैंने आपको बताया ना कि हमारा मोटिव है कि 20 मिनट का लेक्चर हो। तो 20 मिनट के लेक्चर के लिए ना मैं आपको बताता हूँ, हमें ना घंटों इसके लिए ना टाइम लगाना पड़ता है। और इसमें आपके सामने तो वही है ना मिस जो लेक्चर दे रही है, मिस सलीमा। इसके अलावा एक इसके लिए अलग होता है पर्सन जो इसको सारा लिखता है, प्लान आउट करता है, और अलग वो होता है जो इसको सारी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में करता है। तो आपको जो हम सारे लोग एफर्ट कर रहे हैं, तो हमने उनको ये किया था प्लान आउट को हम उनको ना वीकली वेजेस देंगे। तो इस हिसाब से आपकी माशाल्लाह से 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो हमने आपको ये इन्फॉर्म करना है कि वैसे तो हमने ये वीकली बेस पे फ़ीस रखी थी कि आप हर लेक्चर को लेके भी दे सकते हैं। तो वैसे भी आपके 2 लेक्चर हो गए हैं। वीकली फ़ीस थी अराउंड 250, जो मंथली बनती है 1000।
तो वीकली अगर आप चाह रहे हैं जमा कराना वो भी आप करा सकते हैं, और जो 500 बनेगी फॉर 1 लेक्चर 250। और अगर आप एडवांस फॉर द मंथ देना चाहेंगे, अभी भी आप देंगे तो वो एडवांस ही शुमार होगा पूरे मंथ की, उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा 20%। तो वैसे तो फॉर द 1 मंथ बनेगी 1000 रुपया। तो अगर आप अभी जमा कराते हैं फ़ीस एडवांस फॉर दिस मंथ तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो यू विल सेव 200 रुपीज़। तो आपको सिर्फ 800 पे करना है फॉर द मंथ। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर हमारा जैज़ कैश अकाउंट भी है, तो आप उधर पैसे जमा करा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट विल मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। तो टेक केयर एंड